सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स एंड डेब्ट फर्स्ट। आप जल्दी से जल्दी अपने ऊपर किसी भी कर्जे को किस तरीके से चुका सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 9 है। एपिसोड नंबर 9 किस चीज़ का है? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 8 एपिसोड दे चुका। अगर आपने ये 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से जाके आप इन्हें देख सकते हैं और इन सभी को देख के अपने आप को आप फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इन्हें देखिए। क्योंकि आज हम अगला एपिसोड जो कि 9 है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स एंड डेब्ट फर्स्ट। आप जल्दी से जल्दी अपने ऊपर किसी भी कर्जे को किस तरीके से चुका सकते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो बहुत ही सीधी सी बात करेंगे, जो कि एक बकवास नहीं होगी। आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी और आर्टिकल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें लिखी होगी, जो है कि अपने खर्चे को कम कर दो, जो आपके पास अननेसेसरी सामान है उससे बेच दो, या फालतू के खर्चे मत करो। आपके पास कहीं से अचानक एक्स्ट्रा कैश आ जाए उसे लोन में डाल दो, या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। देखो, मैं ये नहीं कहता ये सारी चीज़ें गलत हैं, सही है, पर लेकिन मैं इन्हें सजेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करने का। क्योंकि पहली तो बात, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लोन के जाल में फंसा हुआ है तो डेफिनेटली इन चीज़ों को करेगा ही करेगा ऑटोमेटिकली, जिसे नॉलेज भी ना होगी वो भी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम सीधा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हर किसी को करना चाहिए। मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, वे करने ही करने चाहिए। अगर आपने वे कर लिए तो आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहले चीज़ है, हम समझते हैं कि आप कितने तरह के लोन ले सकते हो। कोई भी इंसान कितने तरह के लोन ले सकता है। कोई एजुकेशन लोन ले लेता है, कुछ आगे चल के पर्सनल लोन ले लेता है, होम लोन ले लेता है, अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है, या फिर उसने कोई व्हीकल परचेज कर ली, वो कार हो, बाइक हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्कूटर हो, स्कूटी हो, कुछ भी। वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। यही हो सकते हैं, इससे अलग एक्स्ट्रा भी होंगे कुछ, पर लेकिन ये कॉमन से लिए जाने वाले लोन हैं जो हर किसी इंसान की जिंदगी में होते हैं। खासकर ये पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ये तो होते ही होते हैं। दो लोन जिन्हें मतलब जॉब लगी हुई है या जिनके पास मंथली कुछ पैसा आ रहा है किसी न किसी रूप में, वो होम लोन भी ले लेते हैं। चलो ये भी ठीक है, कुछ व्हीकल लोन भी लेते हैं। यानी कि पहली प्रेफरेंस ये है, पहले ये दो तो आपको हर किसी के पास लगभग मिल ही जाएंगे। तो कितने भी हो, आप अपनी इनमें से देख सकते हैं कि आपके पास कौन से हैं। मैं जूम करके चलूंगा कि आपने सारे ही ले रखे हैं। मैं उसी हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग समझाऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। जो हमारी सबसे पहली चीज़ है, लिस्ट बना लो आप अपनी। यानी कि आपने जो भी ले रखा है, जितना भी ले रखा है, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा हुआ वक्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ पे सारे डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ अपनी उनकी लिस्ट बनाओ जो आपके पास है। हो सकता है आपके पास पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, अनसिक्योर्ड हो और व्हीकल हो, ये दो ना हो सकता है ये सब के सब हो, या हो सकता है सिर्फ ये 3 हो। यानी कि कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लिस्ट बना लो, सबसे पहला तो आपका यही काम है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके इंटरेस्ट को इनके सामने लिखना है कि किस लोन में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ये लिखना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का ले रखा है, उसका इंटरेस्ट 12% टू 29% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यूजर की प्रोफाइल कैसी है। ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कम या ज़्यादा। अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट होता है 12% टू 32%। ठीक है, डिपेंड कर सकता है ये किसी भी सिचुएशन के। जो पर्सनल लोन होता है वो 10 टू 12% होता है। ये आपको बैंक से भी मिल जाता है, एजुकेशन भी बैंक से मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट होता है 10 टू 11%। और फिर होता है व्हीकल लोन जो कि 9 टू 10%। और उसके बाद आता है होम लोन जो कि 8 टू 9%। ये लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है? इससे हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये सबसे कम लोन है और ये सबसे ज्यादा है, ये दो। तो यानी कि अगर हमारे पास
इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें पर एनुअम, यानी कि पर साल। इसमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम इसे नहीं पे करेंगे तो इसकी पेनल्टी भी ज़्यादा होगी, जो भी होती है इसकी हो सकता है कम हो। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, यानी कि हमें पेनल्टी से भी बचना है और जो ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसे जल्दी से जल्दी कम करना है। क्योंकि अगर हम जल्दी इसे पे कर देंगे तो जो इसका इंटरेस्ट आ रहा था वो हम इसमें भी लगा सकते हैं। क्योंकि सपोज करो अगर ये 30% तक पहुंच गया, ये भी 30% तक पहुंच गया, तो 60% तो आपका इंटरेस्ट ही हो गया। 1 लाख पे 60,000 रुपये तो आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो और इससे आप इसे पे कर सकते हो। तो इस चीज़ को अपने मतलब दिमाग में लगा लो। जो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे, जो ज़्यादा इंटरेस्ट के लोन है उन्हें सबसे पहले पे करना है। सबसे पहला तो पॉइंट मैं यही डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, मेक ए फैमिली बजट। फैमिली बजट बनाना क्यों जरूरी है इसे ध्यान से समझो। इस पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, हाउ टू मेक फैमिली बजट। उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने का, मैं बहुत ही बेसिक सा बताऊंगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे ध्यान से समझो कि फैमिली बजट किस तरीके से तैयार किया जाता है। वहां पे मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी, किसी भी इंसान की नीड, विशेस और वांट और ओवर स्पेंडिंग। अगर आपके पास किसी भी तरह का लोन नहीं है तो आप तीनों चीजें कर सकते हैं फैमिली बजट में, तीनों की तीनों। अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन है तो ना तो आपको अपनी विशेस पूरी करनी है जब तक कि आपका लोन पे नहीं होता, ना ही कोई वांट पूरी करनी है जब तक कि लोन पे नहीं होता, और ना ही ओवर स्पेंडिंग करनी है। नीड्स में भी बहुत सारी चीजें थी हमारी, उसमें से भी हमें सिर्फ 3 ही चीजों का ध्यान रखना है, वो है रोटी, कपड़ा, क्लोथ्स और मकान, हाउस। ये 3 चीजें, सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस करना है। बाकी वो भी अननेसेसरी चीजें हैं तो, और उन्हें भी कम से कम करना है। इस चीज का ध्यान रखना कि जो बाकी चीजें हैं वो कम से कम करनी है, हमें सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करनी है। इसलिए आपका फैमिली बजट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पे मैं आपको वीडियो दे चुका जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहां से ये चीज समझ गए। पहली हमने क्या समझी कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है जिसका, उस लोन को सबसे पहले पे करना है। दूसरी, हमें सिर्फ अपना फैमिली बजट बनाना है। क्योंकि जब हमारा फैमिली बजट बन जाएगा, अगर आपका ये फैमिली बजट है ये बन गया और आपने सोचा हम इतना ही खर्चा करेंगे, तो आपके पास ये पैसा बच गया, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा बच गया कहाँ जाएगा, ये लोन्स में जाएगा डेफिनेटली। तो इसलिए आपके पास एक बस फैमिली बजट होना चाहिए, और फैमिली बजट भी कम से कम जब तक कि आपका लोन नहीं उतरता। तो ये चीज समझ गई। दूसरी, अब तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी क्या है, लोन लेना बंद कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 2 क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से पैसा इसमें डाल दिया, जब इसका पे आया या तीसरा बनवा लिया या इससे निकाल के इसमें डाल दिया, मतलब इस तरीके से कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरे क्या करते हैं कि वो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पहला आदमी है, इसे पे करना है, तो वे दूसरे से ले लेते हैं। ठीक है, जब दूसरे को पे करना है तो किसी तीसरे से ले लेते हैं, इसे पे कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि इससे आप समझोगे चलो पैसा इनका चला गया, इसे आपने अगर 1 साल का टाइम दिया या 2 साल का टाइम दिया, इसके पास आपने पैसा पहुंचा दिया इस पर्सन से लेके, मान लेते हैं, पर लेकिन आपका लोन तो उतना ही है, वो तो कम नहीं हुआ। इसे भी आपने जो टाइम दिया है चलो तीसरे पे से लेके पहुंचा दिया। सिचुएशन तो आपकी वहीं की वहीं है। जब आप इस काम को बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, पे करने पे, तभी तो आपका लोन कम होगा। ऐसे तो आपका लोन वहीं का वहीं बना हुआ है, बराबर ही चल रहा है, इस पे से लिया उससे दे दिया, इस पे से लिया उससे, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। पर लेकिन किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में या कंडीशन में, उसी सिचुएशन पे ऐसा करना चाहिए। ऐसा हमें हर बार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोन्स कम नहीं होते, वो वहीं पे बने रहते हैं। और हमें इस चीज से बाहर निकलना है। और बाहर कब निकलेंगे, जब हम इसे पे करेंगे, ना कि एक इंसान से लेके दूसरे इंसान को दे दिया, दूसरे से लेके तीसरे को दे दिया। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप अपने लोन्स के उससे बाहर निकलना चाहते हो तो ये चीज ध्यान समझो। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आपके पास इंतजाम नहीं होता तो आपको सोचना है कि आपके काम कैसे बढ़े, एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आए, उन चीजों पे फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली आप पे कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पे कर दो, पर मंथ के हिसाब से पे कर दो,
या फिर एक साथ बजट इकट्ठा कर लो, वो एक साथ पे कर दो। तो अपने एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स सोचो, ना कि किसी दूसरे से लेके तीसरे को दे दिया, तीसरे से लेके चौथे को दे दिया, या फिर कुछ ऐसा करा कि क्रेडिट कार्ड ले लिया, इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझो। ये चीज़ आप समझ गए। फिर उसके बाद आता है जो हमारी लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप लोन की कंडीशन में हो, किसी भी तरह की कंडीशन में, तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको भी समझाऊंगा, पर लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इसे देखिए, डिटेल में समझिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि आपके पास ये फंड क्यों होना चाहिए। सपोज करो आपकी कार भी होगी, बाइक भी होगी, साइकिल भी होगी, स्कूटी होगी, कुछ भी हो सकता है आपके घर में, अचानक इनमें खराबी आ गई, तो आपके पास ऑलरेडी लोन है, पैसों की कमी है। दूसरा, जब इंसान पे लोन होता है उसे कोई पैसे पे नहीं देता, क्योंकि आदमी क्या सोचता है कि इसके पास तो पहले से ही पे नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट पैसे देके फंस जाएंगे वो, तो इसीलिए उनके पास पैसों की तंगी होती है। पर लेकिन आपको कार भी सही करानी जरूरी है, उसकी सर्विस करानी भी जरूरी है। बाइक में हो सकता है कार का कोई टायर खराब हो जाए, बाइक का खराब हो जाए, आपको इमरजेंसी है, करानी पड़ेगी। या फिर साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो भी करानी पड़ेगी। तो ऐसी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी? इमरजेंसी फंड से। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह के लोन के जाल में फंस जाते हो तो इससे आपकी मार्केट खराब हो जाती है, और मार्केट खराब हो जाती है तो आपके पास पैसे का फ्लो रुक जाता है। अगर पैसे का फ्लो रुक जाता है तो आपकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर लोन की सिचुएशन में चले गए हो तो थोड़ा सा इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लो। इसमें मैंने बताया कि आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप उतना ना करो क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट बैठती है, आप उसका हाफ कर लो, ठीक है, उसका आधा कर लो या तिहाई कर लो, जितना भी आप कर सकते हो कुछ इमरजेंसी फंड रख लो, ताकि आप इस तरह की सिचुएशन से बच सको। जैसे कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, आपके फैमिली मेंबर बीमार हो गए, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे या आप खुद, तो उस सिचुएशन में आपको अचानक पैसे चाहिएगा। वो कहाँ से आएगा? वो आपका इसी इमरजेंसी फंड से आएगा। क्योंकि आपकी अगर मार्केट खराब हो चुकी तो डेफिनेटली आपको अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा, शायद मेडिकल कंडीशन में कोई आपको दे भी दे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको कहीं अचानक ट्रैवल करना पड़ गया या फिर किसी तरह का कोई अचानक खर्चा आ गया घर में, तो वो कहाँ से हो गया, वो आपका यही इमरजेंसी फंड संभालेगा। इसलिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब आप लोन की या कर्जे की सिचुएशन में हो, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी मार्केट में पड़ता है या आपके कैश फ्लो को रोक देता है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। हमने कुछ ही पॉइंट डिस्कस करे हैं और ये सारे पॉइंट अगर आप मिला दोगे तो डेफिनेटली आप अपने लोन से इजीली बाहर निकल पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या, अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि अगर आपके पास किसी तरह का लोन है या कर्जा है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आदमी स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अटेंशन ग्रैब करने की चीज़ों की वो भी कम हो जाती है, घर में क्लह होते रहते हैं क्योंकि घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तो उनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में चल रहे हो या फिर पेरेंट्स के बीच चल रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपके घर में मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार है तो उसके अंदर चल रहे हो, तो ये सबसे बड़ा रोल है। अगर ये चलते रहेंगे, ये सब किसके कारण होते हैं? पैसों की कमी के कारण। तो इतने सारे नुकसान होते हैं आपको, तो इसलिए इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आप इन सिचुएशन से बचना चाहते हो तो एक चीज़ और आपके काम कर सकती है, वो है इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप डोमेस्टिक फाइट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आप उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करते रहोगे, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगे। इसमें फ़र्क पड़ेगा आपका प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, देखो टेंशन तो रहती है, अगर किसी तरह की आदमी को परेशान होती है तो तरह तरह की बीमारी भी लग सकती हैं, पर लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। देखो, मैं ये तो कहता नहीं कि आप इन्हें ख़त्म ही कर दोगे,
लेकिन काफ़ी हद तक कम कर दोगे। तो इसलिए इमरजेंसी फंड समझना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर देखिए। इमरजेंसी फंड को समझिए, खासकर लोन और कर्जे की किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपको बस कुल 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं रखना। जो सबसे पहले है कि आपको सबसे पहले ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को चुकाना है। जिस भी लोन का ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको वो चुकाना है। सबसे पहला पॉइंट ये मन में रखो। दूसरा, आपका एक फैमिली बजट बनाना है। अगर आप फैमिली बजट नहीं जानते किस तरीके से बनाया जाता है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो को, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दूसरा, लोन लेना आपको बंद करना है, यानी कि अगर आपके पास लोन आ गए, जो भी आ गए, आपको वो ही कम करने हैं, न कि एक्स्ट्रा लेने हैं। कि एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, दूसरे में डाल दिया, दूसरे में से कुछ निकाल के इस्तेमाल कर लिया, तीसरा बनवा लिया, इसमें डाल दिया, कुछ ऐसे करते रहते हैं। एक पर्सन से लिया उससे दे दिया, उस पे से लिया इससे दे दिया। मतलब इस तरह के जाल में मत फंसिए, क्योंकि इससे आपके लोन कम नहीं होंगे, आप और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि अगर बीच में कुछ इमरजेंसी आ गया, वो आपने यूज़ कर लिया, तो ना इसे पे कर पाओगे ना इसे पे कर पाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना है। उसके बाद आता है, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मैंने क्यों बताया कि होना चाहिए? क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी मार्केट खराब हो गई लोन के कारण, तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, तो आपकी पूर्ति नहीं हो पाने की। आप डोमेस्टिक फाइट को रोक सकते हो इससे, या अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा सकते हो, या फिर किसी बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर छोटा मोटा है, आपको कुछ प्रॉफिट दे देता है, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर आए, तो इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ पे खासकर ध्यान देना। तो ये चीज़ें आप समझ गए। पहला क्या था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले को पहले ख़त्म करना है, फैमिली बजट तैयार करना है, बाकी लोन लेना बंद करना है, और इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। बस यही सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली, तो डेफिनेटली आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, 10th एपिसोड, उसमें हम सीखेंगे कि बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, और हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए। वो एसेट्स पे करना चाहिए या फिर लाइबिलिटीज पे करना चाहिए, तो हम 10th एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लाइक टारगेट है वो 500 का है। आपके मन में कोई भी विचार हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा कमेंट के थ्रू। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं उस पर अलग से एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान जिसके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा है वो आपको स्ट्रेस में दिखाई देता है, तो आप उस इंसान को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसकी भी कुछ मदद हो जाएगी उस सिचुएशन से बाहर आने में, या फिर वो चीज़ों को समझ पाएगा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।